जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 7 सीपीसी का और इसके टोटल 26 रूल हैं, वो भी हम ज़रा देखेंगे। देखें, आप लोग जो है ना वो सीपीसी लॉ गेट देख रहे हैं और लॉ गेट का जो सिलेबस है सीपीसी के हवाले से उसके जितने भी सेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और ऑर्डर 1 और 6 भी हो चुका है। अब हम 7 कवर करने जा रहे हैं। तो देखें, जो ऑर्डर 7 है ना उसका ताल्लुक़ है प्लेंट से। अब प्लेंट क्या होता है? यार देखें, जब भी आप सिविल अदालत में कोई भी दरख्वास्त लेके जाते हैं, कोई दावा लेके जाते हैं, कोई शिकायत लेके जाते हैं, हम उसको प्लेंट बोलते हैं। यानी वो डॉक्यूमेंट जिससे आपका मुकदमा सिविल अदालत में शुरू होता है, हम उसको प्लेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिले, तो उसके लिए जो आपने अदालत में दरख्वास्त जो कागज़ देना है उसको क्या बोलते हैं? प्लेंट। तो ये जो ऑर्डर 7 है ये प्लेंट के बारे में है। तो इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब भी आपने प्लेंट यानी कि दायर करना है अदालत में, तो उसमें भाई आपने सबसे पहले तो अदालत का नाम लिखना है कि किस अदालत में आप आए हो। आप प्लेंटिफ हो तो प्लेंटिफ ने अपना नाम लिखना है, अपनी एड्रेस, अपनी डिटेल सारा कुछ। इसके अलावा जो डिफेंडेंट है जिसके ख़िलाफ़ आप ये प्लेंट दायर कर रहे हो, उसका नाम, उसकी लोकेशन, उसकी एड्रेस सारा कुछ। इसके अलावा अपने बारे में बताना है, आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, आप नॉर्मल हैं, आप चरिये तो नहीं हैं, आप माइनर तो नहीं हैं। इसी तरह हम डिफेंडेंट के बारे में भी आपने बताना है कि भाईजान वो भी पागल नहीं है और वो भी बच्चा नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने कॉज़ ऑफ एक्शन बताना है कि यानी ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से आप अदालत आए हो। यानी ऐसा वो कौन-सा फैक्ट है, वो कौन-सी हकीकत है, वो कौन-सा मामला है जिसके लिए आपको मजबूर होना पड़ा और आपको ये दावा दायर करना पड़ा। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि क्या वो जो अदालत जिस अदालत में आप ये दरख़्वास्त लेके आए हो, क्या ये उसकी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है? क्या ये आपकी जो एरिया है उसकी हदूद में आती है कि नहीं आती? ठीक है जी। यानी वो अदालत ये आपका मामला सुन सकती है या नहीं? या आपको किसी और अदालत में जाना पड़े, तो ये आपने मेक श्योर करना है। इसके अलावा आपको रिलीफ़ क्या चाहिए, आपको अदालत से क्या चाहिए वो लिखें। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, तो आप ज़ाहिर बात यही लिखोगे कि सर उसको कहें वो मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करे, तो आप ये रिलीफ़ लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने रिलीफ़ का कुछ हिस्सा छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप बता दें। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी ये बंदा जो है ना मेरी प्रॉपर्टी पे रेंट पे रहता है, एक तो रेंट भी पे नहीं करता, ऊपर से मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है। तो आप ये कह दें कि बस यार उसे कहेंगे मुझे रेंट पे कर दे, बाकी डैमेज वो जो नुकसान कर रहा है वो मैं खुद ही मेक श्योर यानी कि देख लूँगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा आपने फिर ये भी बताना है कि आपका जो मामला है उसकी मिल्कियत मालियत कितनी है? कितने पैसों का है? देखो, हमारे यहाँ ना अदालतों की एक पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होती है। मिसाल के तौर पर एक अदालत है वो 5 करोड़ से नीचे के मामलात नहीं देखती और आप जनाब क्या करते हैं, एक ऐसे अदालत में गए हैं जो सिर्फ़ 5 लाख के मामला देखती है। तो 5 लाख वाली अदालत के अंदर आप जो है ना वो 5 करोड़ का मामला लेके आए, तो ये नहीं होगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। उसके बाद रूल नंबर 2 है, अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट करके आगे बताऊँगा ताकि आप लोगों को आसानी से ये समझ आए। या रूल नंबर 2 में ये लिखा है, अगर आपने पैसों का ज़िक्र करना है तो पैसे एग्ज़ैक्टली वही लिखने जो है, और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ये लिखें कि जी तकरीबन इतने पैसे बनते हैं। ठीक है जी? यानी अप्रॉक्सिमेट अमाउंट लगानी है। रूल नंबर 3 ये कहता है आपने अपनी जो आपका जो सूट है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में बताना है, वो कहाँ है? यानी आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे व मौजूद है, उसकी आइडेंटिफ़िकेशन क्या है? उसकी अगर आपको बाउंड्रीज़ समझ आती हैं तो बाउंड्रीज़ भी बताएँ, उसका नंबर-शंबर है, कोई सर्वे नंबर है वो भी आपने बताना है। उसके बाद रूल नंबर 4 है, वो ये कहता है कि अगर आपके बिहाफ़ पे कोई और बंदा प्लेंट दायर करता है जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसके बारे में आपने बताना है और अदालत से इजाज़त लेनी है। मिसाल के तौर पर आप जनाब ना बाहर गए हुए हैं किसी और मुल्क में, तो आप अपनी गैर मौजूदगी में अपने दोस्त को कहते हैं या अपने कज़न या भाई को कहते हैं कि यार तुम मेरी बिहाफ़ पे जाके अदालत में ये दावा दायर करे, तो यानी वो आपने अदालत को बताना है। ठीक है जी? और दूसरा रूल नंबर 5 उसमें ये बताना है जो डिफेंडेंट है, जिस शख्स के खिलाफ ये आप दावा दायर कर रहे हो, उसका आपकी प्रॉपर्टी में क्या इंटरेस्ट है? उसने क्या ऐसा काम किया है? ठीक है ना? उसकी क्या लायबिलिटी बनती है? उसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। यानी उसने आपकी प्रॉपर्टी पे जो कब्ज़ा किया वो गलत किया है। यानी ये सारी चीज़ें बतानी हैं और आपने ये भी बताना है कि ये शख्स वाक़ई आपको जवाबदेह है कि नहीं है। यानी आप जिस शख्स के खिलाफ शिकायत लगा रहे हैं वो कोई और शख्स हो, ठीक है? तो आपने मेक श्योर करना है और साबित करना है कि सर यही बंदा ज़िम्मेदार है मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़े करने का, इसी बंदे ने मुझे प्रॉपर्टी वापस करनी है। ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं, ठीक है? और साथ में ये भी बताना है कि ये इस बंदे का मेरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि ये साथ वाला घर इसी का है, ये चाहता है कि ये भी मैं प्रॉपर्टी जो है ना वो हड़प कर लूँ।
उसके बाद है रूल नंबर 6। इसमें ये है, देखें जी, हमारे यहाँ ना एक लीगल लिमिट होती है। आपने जब भी कोई कागज़ या दावा या दायर या क्लेम करना होता है तो उसकी एक लिमिट होती है। ये नहीं है कि आप 100 सालों के बाद जाके अदालत में केस फ़ाइल करें, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप आपके मिसाल के तौर पर आपको एक मामला जो था वो 6 माह के अंदर ही अंदर अदालत में लेके आना था, लेकिन आप मतलब मजबूरी थी, आप बीमार थे या किसी और जगह गए हुए थे, मुल्क से बाहर थे, तो फिर आपने अदालत को कन्विंस करना है, बताना है कि सर बड़ा मेहरबानी करें, मैं एक्चुअली ना किसी काम से गया हुआ था, मुझे अब पता चला है, तो मेरा टाइम तो निकल गया है, जिस टाइम के अंदर मुझे मुझे ये अदालत में आना चाहिए था, मैं लेट आ गया हूँ, तो बड़ा मेहरबानी मुझे इजाज़त दें। तो ये आपने अदालत को बताना है। रूल नंबर 7 ये कहता है कि आपने रिलीफ़ बताने हैं। आपको भाई अदालत से क्या रिलीफ़ चाहिए? क्या कोई स्पेसिफ़िक रिलीफ़ चाहिए? अगर नहीं तो कोई अल्टरनेटिव रिलीफ़ चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, आप चाहते हो कि जी मुझे वही प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलाई जाए। अगर वो बंदा नहीं देता तो फिर आप अल्टरनेटिव रिलीफ़ माँगे। आपने अच्छा जी प्रॉपर्टी नहीं देता मुझे तो ना दे, लेकिन मुझे उस प्रॉपर्टी की जितनी मिल्कियत बनती है, जितनी भी उसके पैसे बनते हैं वो मुझे दे दे। इसके अलावा बाकी जो जनरल रिलीफ़ है वो तो अदालत खुद ही आपको दे देगी। ठीक हो गया जी? उसके बाद रूल नंबर 8 रिलीफ़, कि अगर आपके मतलब बहुत सारे डिफरेंट ग्राउंड्स हैं रिलीफ़ के, तो आपने डिफरेंट ग्राउंड्स लिखने हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो आपको रेंट भी नहीं पे करता, नंबर 1, नंबर 2 आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुँचता है। तो आपने लिखना है कि सर एक तो मुझे रिलीफ़ चाहिए कि मुझे ये रेंट पे करे, दूसरा मुझे रिलीफ़ ये चाहिए कि इस शख्स ने जो मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है उसकी ये जनाब मरम्मत करवा दे, उसको ठीक करवा दे, या उसके पैसे मुझे दे दे, मैं खुद उसको ठीक करवा दूँगा। तो जितने डिफरेंट रिलीफ़ हैं तो डिफरेंट ग्राउंड्स आपने बताने हैं। उसके बाद है रूल नंबर 9। इसमें ये कहता है जब आपने प्लेंट दायर करना है ना, उसकी एक कॉपी आपने डिफेंडेंट को देनी है, उसकी कुछ कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी बनवानी है, उसकी अगर कोई समरी चाहिए अदालत को समरी बना के दें, ठीक है। और जो समन फॉर्म्स होते हैं वो आपने यानी कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और जो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, जो फीस वगैरह देनी पड़ेगी, इसके अलावा आपने अगर आपने आपके बेहाफ पे कोई और बंदा आपका केस यानी कि अदालत में पेश हो रहा है, तो आपने वो रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका आपने कैपेसिटी बताना है, उसका रोल क्या है, आपका उसके साथ रिश्ता क्या है, ठीक है। और अगर आप अपने प्लेंट के अंदर, अपने स्टेटमेंट्स के अंदर आप कुछ चीज़ें तब्दील करना चाहते हैं, तो फिर आप अदालत से इजाज़त लेंगे कि सर ये चीज़ मुझसे गलती होगी, मुझे इजाज़त है, मैं इसको ज़रा दुरुस्त कर लूँ, ठीक है। और जो अदालत का जो बंदा होगा, जो कोर्ट अफसर होगा, वो फिर आपके इन सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करेगा। उसके बाद रूल नंबर 10 ये है कि अगर आप गलती से किसी ऐसी अदालत में प्लेंट दायर करते हैं जो उस अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो अदालत वो आपकी जो प्लेंट है उसको रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। फिर आपको कहेगा कि जी आप जो है ना इस अदालत नहीं उस अदालत में चले जाएँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर अदालत रिटर्न में बताएगी कि जनाब ये बंदा फ़लाँ तारीख को आया था, ये इसका नाम था, हमने इसको वापस इसीलिए भेजा क्योंकि ये गलत अदालत में दरख्वास्त लेके आया था, ठीक है जी। उसके बाद है रूल नंबर 11। इसमें है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इसमें यह है कि कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं, रीज़न्स होते हैं जहाँ पे आपका जो प्लेंट है वो मुस्तरद हो जाता है। अदालत उसको यानी कि मुस्तरद कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। वो क्या होती है, अगर आप कोई उस अपने प्लेंट के अंदर कॉज़ ऑफ एक्शन ना लिखें, आपने अंडर वैल्यू रिलीफ माँग रहे हों, या आपने जो स्टैंपिंग है वो ना की हो, या कानून ने आपके ऊपर एक लिमिटेशन थी कि आपने 6 माह के अंदर करना है, आप 10 माह के बाद आपने अदालत में ये दावा दायर किया, तो इस सूरतों में अदालत आपके दावे को मुस्तरद कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। और जब अदालत रिजेक्ट करेगी तो फिर उसकी वजूहात बताएगी और उसके रीज़न्स देगी और उसका एक ऑर्डर जारी करेगी, जो रूल नंबर 12 में लिखा हुआ है। अब रूल नंबर 13 ये कहता है कि रिजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि फिर आप कभी दोबारा उस मामले के ऊपर कोई दावा दायर नहीं कर सकते। हाँ जी, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेम इशू के ऊपर आप नया फ्रेश दावा दायर करें, लेकिन मेक श्योर करें कि उसके अंदर वो गलतियाँ नहीं करनी जो आपने पहले की हैं। उसके बाद रूल नंबर 14 इसमें ये लिखा हुआ है, जब भी आपने प्लेंट जो है ना, अगर आपने कोई दावा एक डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे किया है, मिसाल के तौर पर एक शख्स ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल नहीं कर रहा, तो फिर आपने जब दावा दायर करना है तो फिर भाईजान वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कापी आपने ज़रूर लगानी है। और इसके अलावा अगर एडिशनल कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है रूल नंबर 15। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी और के कब्ज़े में है, आप तो आपने फिर अपने उस दावे के अंदर लिखना है कि सर मेरा फ़लाँ बंदे के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी उसी के पास है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर करनी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो है ना वो डिफेंडेंट की पोजीशन में, मेरी पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो आपने ये भी ज़रा बताना है। रूल नंबर 15 ये कहता है। उसके बाद है 16। उसमें ये कहता है कि अगर कोई आपका
नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट है वो लॉस्ट हो गया है, जैसे चेक, प्रोमिसरी नोट वगैरह इस तरह का। तो इस मामले में फिर आपने ये साबित करना है कि वो चीज़ कोई चेक वगैरह था वो खो चुका है। दूसरा ये कि आपने गारंटी का बारे में बताना है और आपने मेक श्योर करना है कि भाईजान ये मेरा ही चेक था और कोई और इसका क्लेम नहीं कर रहा था। तो अदालत फिर आपके मामले को बिल्कुल अच्छे से डील करेगी। वो कहेगा अच्छा जी ये ऐसी बात है जैसे ये है। यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा था, उसके पास चेक था, वो गुम हो गया, लेकिन वो ये साबित कर सकता है कि उसे गुम हो चुका है, उसके पास उसकी कोई रसीद वगैरह थी, उसकी फ़ोटोकॉपी थी और ये भी गारंटी देता है कि भाईजान ये चेक मेरा ही था, कोई और इसका क्लेम नहीं कर सकता। तो फिर वो फिर भी अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। ये ऐसे ही समझा जाएगा जैसे चेक उसके पास ही था, ठीक है? तो ये है रूल नंबर 16। उसके बाद है रूल नंबर 17। यार ये देखो, बाज़ औक़ात है ना शॉप बुक होते हैं, कोई रिकॉर्ड रखा जाता है। मिसाल है 2 लोग हैं आपस में कारोबार करते रहते हैं, तो आपने सेल्स का रिकॉर्ड मेंशन करते रहते हैं अपनी किसी किताब के अंदर, किसी फ़ाइल के अंदर, किसी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, व्हाटएवर। तो अगर इस तरह का कोई मामला हो इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे फिर आपको वो सारा का सारा जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है या ओरिजिनल किताब है या जो खाता जिसको कहते हैं आम अल्फाजों में, वो जो रजिस्टर है वो आपको जनाब प्रोवाइड करना पड़ेगा या उसकी एक कॉपी भी देनी पड़ेगी, ताकि मेक श्योर हो जाए कि वाक़ई आपका ये मामला यही है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि अगर आपका मामला कोई लेन-देन का है, कारोबार का है, आप 2 सालों से कारोबार कर रहे हैं और उसका रिकॉर्ड आप यानी कि मेंटेन कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड फिर अदालत आपसे माँग सकती है। ठीक है? सो आपने जो दावा दायर करना है उसके साथ ये ओरिजिनल सारी चीज़ें आपने सर्टिफ़ाइड करनी हैं। उसके बाद है रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 ये कहता है कि यार देखो, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का मसला था। आपने प्लेंट दायर कर दिया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाया। लेकिन उसके बाद फिर आपको याद आता है कि अच्छा जी अब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लगाना चाहता हूँ, तो फिर आप नहीं लगा सकते, ठीक है? और हाँ, अगर अदालत इजाज़त देगी तो फिर आप लगा सकते हैं और अदालत फिर आपको अगर ये कहे कि हाँ जी आप इसको एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर एक चीज़ है। यानी इफ़ द प्लेंटिफ डज़ नॉट सबमिट अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन फाइलिंग द प्लेंट, आपने प्लेंट दावा दायर करते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो जिसका इश्यू था, आपने वो सबमिट नहीं किया, तो भाईजान फिर आगे चल के आप उसको एज़ ए एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर अदालत इजाज़त देगी तो फिर आप उसको एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे पेश करेंगे। लेकिन हाँ, उसके बावजूद उसको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रायल के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद है रूल नंबर 19। इसमें ये कहता है कि जनाब जब भी आपने प्लेंट दायर करना है, तो उसमें अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी एड्रेस बतानी है, अपना सही है? और अगर कोई और चीज़ें अगर ऐड करना चाहते हैं, तो वक़्त के साथ आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यानी सिंपल ये है कि इसमें आपने अपनी एड्रेस के बारे में बिल्कुल क्लियर बताना है कि आप कहाँ के रहते हो, जहाँ पे आपको नोटिस मिलें, समन मिलें, जहाँ पे अदालत आपको कोई चीज़ पहुँचानी चाहिए। तो यानी आपने एक ऐसा एड्रेस देना है जिस पे अगर अदालत आपको कोई अप्रोच करना चाहिए, कोई टीसीएस करना चाहिए, कोई सम्मन, कोई कोरियर व्हाटएवर, तो वहाँ पे आपको पहुँचे। उसके बाद है रूल नंबर 20। उसमें ये है कि आपने अपने एड्रेस के बारे में बताना है, वो कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन-सी लिमिट में आती है, कौन-सी उसकी यानी कि वो जगह है, ये सारा कुछ। और दूसरा ये कि अगर आपने अपनी एड्रेस नहीं लिखी तो फिर अदालत आपके सूट को डिसमिस भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। अब ये अदालत खुद भी कर सकती है या अगर कोई और बंदा शिकायत लगाए कि सर इसने तो एड्रेस ही गलत डाला या एड्रेस नहीं दिया, तो वो तब भी फैसला कर सकती है। उसके बाद है 22। 22 में ये लिखा हुआ है कि आपके घर पे एक अदालत से कोई नोटिस आया है, समन आया, आप घर पे नहीं थे, तो फिर अदालत क्या करेगी, और किसी ने रिसीव नहीं किया, आपके घर पे कोई मर्द भी नहीं था, तो अदालत फिर क्या करेगी कि वो जो नोटिस है वो आपके घर के बाहर जो है ना वो लगा दिया जाएगा। और अगर उसके बाद भी आप अदालत आते तो फिर अदालत दूसरी डेट देगी और उसके बाद फिर वो जो रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, जो सरकारी कोरियर होता है, उसके ज़रिए आपको टीसीएस करवा दिया जाएगा, ठीक है? अगर उसके बाद भी जनाब आपको नहीं मिलते, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये होता है कि अदालत अगर चाहे तो जो आपका प्लीडर है, आपका जो वकील है, उसके घर पे भी नोटिस, समन और दूसरी चीज़ें पहुँचा सकती है, सर्व कर सकती है, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे अगर आपके वकील ने एड्रेस दिया है कि जी ये नोटिस मेरे घर पे भी आप दे सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। ये भी हो गया। उसके बाद है रूल नंबर 24। उसमें ये है कि अगर आप अपनी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, अब घर आपका चेंज हो चुका है, तो आपने फिर अदालत को बताना है कि सर अब मेरा घर चेंज हो चुका है और अब आप मुझे अगर कोई नोटिस वगैरह करना चाहेंगे तो इस एड्रेस पे आपने करना है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि अगर आपको अदालत ने हर तरीके से अप्रोच किया, पहले आपके घर पे वो अदालत का बंदा आया तब भी आप नहीं मिले, फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के ज़रिए जो रजिस्टर्ड पोस्ट होती है यानी कोरियर के ज़रिए पहुँचाया तब भी आप नहीं मिले, फिर अदालत जो दूसरे मेथड्स हैं ना उन तरीक़ों से भी आपको नोटिस कर सकती है, यानी व्हाट्सएप हो गया, टीवी पे ऐड चला दे, अखबार में इश्तिहार दे दे, ये सारी चीज़ें। यानी इफ़ अ रेगुलर सर्विस मेथड्स फेल द कोर्ट में अलो नोटिस टू बी सेंट वाया ईमेल, ईमेल भी कर सकती है या अदर मीन्स क्या है, फेसबुक पे पोस्ट लगा दें, स्टेटस लगा दें, व्हाट्सएप कर दें, आपको फ़ोन कॉल कर दें, मतलब कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद है रूल नंबर 6। उसमें ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपने एक केस फ़ाइल किया तो साथ में आपने लिखना है कि यार अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी मौजूदगी में फ़लाँ-फ़लाँ शख़्स इस केस को यानी टेकअप करेगा। यानी आपका अगर बड़ा बेटा है तो अपने बड़े बेटे का फिर नाम लिखना है, आपने एड्रेस लिखना है। ये सारा कुछ आपने फिर चीज़ें बतानी हैं अदालत को, और अगर आप वक़्त के साथ उसको अब उस लिस्ट को अपडेट भी करना चाहें तो वो भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप ना जिसको भी आप नॉमिनेट करेंगे आपने अदालत को ज़रूर नोटिफ़ाई करना है कि भाईजान ये अब मैं इस बंदे को कर रहा हूँ, अगर अगर इन फ्यूचर में मर जाऊँ तो ये शख्स मेरे ब्याह पे अपील रिवीजन रिव्यू के अंदर पेश होता रहेगा। इफ़ द प्लेंटिफ इज़ एल्डरली यानी बुजुर्ग बंदा है, ही उसके पास अपने बच्चों की लिस्ट होगी और को बताएगा कि ये मेरे बच्चे जो है ना मेरे मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद तो ये जनाब मेरा केस को फाइट करेंगे, तो अदालत इन्हीं को ही नोटिफाई करे, इन्हीं को बताए। तो आपने अदालत को बताना है कि यार अगर मैं ना हूँ तो मेरे बाद ये लोग होंगे, आप यही केस मेरा लेके चलेंगे। और अगर आप अगर आगे चल के कुछ दिनों के बाद आपका तब नाम दिल करता है नहीं अब इसमें से मैं इस बंदे का नाम माइनस करूँ, तो तब भी फिर आपने अदालत को बताना है और आपकी वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको जो 26 रूल हैं प्लेंट के बारे में, जो दावा हम दायर करते हैं सिंपल, उस दावे के अंदर हमने अदालत के बारे में बताना होता है, अपना मसला बताना होता है, वो दावा किस तरह दायर करना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने ख्याल रखनी है, ये सारा कुछ जितने भी रूल हैं मैंने आपको बहुत ही सिंपल करके बताने की कोशिश की है ताकि आपको हमेशा ये याद रहें। और इंशाल्लाह लॉ गेट के अंदर रूल नंबर जो हमारा ऑर्डर 7 है ना, इसमें से ज़रूर 3-4 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।